चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सड़क पर बिखरे डीजल लूटने की भी है। राजस्थान में अलवर की सीलीसेढ़ झील में कुछ युवकों को बाइक और कार चलाकर रील बनाना महंगा पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 20 युवाओं को पकड़ लिया। दरअसल जिस झील में इन युवाओं ने बाइक चलाई उसमें काफी मगरमच्छ थे। इस वीडियो में भी युवा इन मगरमच्छ को देखते और उनके बारे में बात करते सुनाई दिए। इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जाता है कि सीलीसेढ़ झील में 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं जो कई बार बकरियों और मछुआरों पर भी हमला कर चुके हैं। भाई कितने सारे मगरमच्छ हैं यार इस पानी में। 2 दिन से पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। करीब 12-15 गाड़ियां जब्त की है और करीब 15-20 लोगों को 151 जो प्रिवेंटिव धारा है उसमें अरेस्ट भी किया है। और इसके अलावा जो रूट बना रखे थे उन्होंने झील के करीब जाने के, उन रास्तों को भी हमने बाउंड्री बनाकर है वो तारबंदी करवा करके बंद करवाया है। यूपी के सोनभद्र में एक डीजल से भरा एक टैंकर सड़क पर पलट गया, जिसके बाद वहां कई लोगों में इस डीजल को लूटने की होड़ मच गई। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि टैंकर पलटने के बाद जब इसमें से डीजल का रिसाव होने लगा तो कई लोग इसे भरने के लिए बोतल, बाल्टी और ड्रम तक ले आए। यूपी की झांसी में जमानत पर जेल से बाहर आए एक शख्स को लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग गाड़ियों के साथ पहुंचे। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि महंगी गाड़ियों में सवार लोग रिंकू राजपूत नाम के युवक के पीछे आ रहे हैं और उसके गले में फूल मालाएं हैं। वैसे ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ट्रैफिक बाधित करने समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस शख्स पर अप्रैल 2023 में एक ड्राइवर को गोली मारने का आरोप है। हालांकि रिंकू राजपूत का दावा है कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया क्योंकि उसने बालू के खनन का विरोध किया था। महाराष्ट्र के शिरडी में देवशयनी एकादशी पर साईं बाबा मंदिर को और खूबसूरत तरीके से सजाया गया। साथ ही वहां मंदिर में 10,000 किलो के साबूदाने की खिचड़ी बनाई गई जो प्रसाद के रूप में करीब 60,000 श्रद्धालुओं में बांटी गई। सऊदी अरब के एक स्टोर में लखपति चप्पल बिक रही है। दरअसल इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें दावा किया गया कि भारत में बाथरूम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हवाई चप्पल सऊदी अरब के एक स्टोर में 4,590 सऊदी रियाल यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1,02,000 रुपए में बिक रही है। इस वीडियो पर कई लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी। कुछ ने ये भी कहा कि चलो भारत से ही ये चप्पल ले आते हैं और उसे लाखों में सऊदी अरब में बेचते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जानलेवा चांदीपुरा वायरस से जुड़ी है। एक ऐसा वायरस जो बच्चों पर अटैक करता है और मौत के घाट उतार देता है। गुजरात के अलग अलग इलाकों में चांदीपुरा वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। गुजरात में कुल 27 मामले सामने आए हैं जिसमें से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। चांदीपुरा कोई नया वायरस नहीं है। इसका पहला मामला साल 1966 में महाराष्ट्र से सामने आया था। उसके बाद गुजरात में भी ये संक्रमण पाया गया और बरसात के मौसम में ये वायरस ज्यादा एक्टिव होता है। ऐसे में जानलेवा चांदीपुरा वायरस से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कोरोना वायरस महामारी की दहशत अभी लोगों के मन से पूरी तरह निकली भी नहीं कि एक और नए वायरस ने दस्तक दी थी। यानी डेंगू मलेरिया के साथ साथ अब चांदीपुरा वायरस का खौफ भी पसरने लगा है। वैसे तो कई साल पहले भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन अब इसी वायरस की वजह से गुजरात में बच्चों की मौत हो रही है। लिहाजा ये मामला गंभीर बन चुका है। महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात पहुंचा चांदीपुरा वायरस लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। हर दिन किसी न किसी बच्चे को अपना शिकार बना रहा है। इस वायरस के शिकार बच्चों को शुरुआत में बुखार आता है, फिर दिमाग में सूजन और केस गंभीर होने पर जान चली जाती है। इस वायरस से संक्रमित बच्चे की लक्षण दिखने के 48 से 72 घंटों में मौत हो जाती है। ऐसे में ये वायरस शिशुओं और वयस्कों के लिए घातक माना जा रहा है।
चांदीपुरा वायरस ने फिर एक बार गुजरात में दस्तक दी है और इस बार ये बेहद घातक जो है वो दिख रहा है। अब तक कुल 8 मौतें हो चुकी है, जिसमें से 7 जो है वो गुजरात के बच्चे और एक बच्चा राजस्थान का था। तो ये वायरस जो है 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है और इसकी घातकता की वजह से जो है लोगों में डर फैला हुआ है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, स्क्रीनिंग किया गया है, लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। पर सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात है कि इस वायरस की शिनाख्त 24 से 72 घंटों के अंदर हो जाने के साथ साथ 24 से 72 घंटे में ही इलाज होना जरूरी है। अगर इलाज शुरू नहीं होता है तो फिर बच्चे को बचा पाना मुश्किल होता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 1966 में पहली बार सामने आया चांदीपुरा वायरस एक बार फिर कहर बरपाएगा। साबरकांठा जिले के ग्रामीण इलाकों में चांदीपुरा वायरस के 15 से ज्यादा सक्रिय मामले सामने आ चुके हैं। हमारी टीम इस वायरस की हकीकत जानने के लिए अरावली जिले के बड़ा कंथारिया गांव पहुंची, जहां चांदीपुरा वायरस के असर से एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया है। देख सकते हो पूरा मेडिकल टीम ने दवा का छंटाव किया है और पूरा मेडिसिन से पूरा कवर किया हुआ है। आप देख रहे हो जो किंजल का जो मकान है जो मृत्यु पामी है, उनका जो आज पुणे से रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। पूरा राजस्थान का एक बॉर्डर वाला विस्तार है, वहां पे पहुंची है। माना जाता है कि ये संक्रमण आमतौर पर बरसात के मौसम में ही देखने को मिलता है। ये संक्रमित रोग मक्खी या मच्छर के काटने से होता है। 9 महीने से 14 साल की उम्र के बच्चों में ये संक्रमण पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। GMERS हिम्मतनगर मेडिकल कॉलेज में जो सस्पेक्टेड वायरल एनसेफेलाइटिस के केसेस है वो 8 केसेस आए थे। इसमें से 6 बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। 2 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट है और वो इम्प्रूविंग है। और जो 4 रिपोर्ट अभी तक आए हैं उसमें एक बच्चों का रिपोर्ट पॉजिटिव है, बाकी 3 चाइल्ड नेगेटिव है। राज्य सरकार ने सभी के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब तक कुल 15 केस सामने आए हैं, जिनमें 8 की मौत हो चुकी है। चांदीपुरा वायरस की खबर आने के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, जिससे देश की हेल्थ एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। साबरकांठा समेत पूरे गुजरात में चांदीपुरम का कहर यथावत है। ऐसे में देखा जाए तो साबरकांठा के हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में 8 जितने केस एडमिट हुए थे, जिनके सब रिपोर्ट पुणे भेजे गए थे, जिसमें से 4 रिपोर्ट आए हैं। 4 रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने की बदौलत पूरे प्रशासन तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बात की जाए, सिविल प्रशासन ने इस मसले पर 20 जितने बेड अभी से तैयार किए हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। चांदीपुरा वायरस होने से रोगी को बुखार की शिकायत होती है। इसमें फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं और तेज एंसेफ्लाइटिस होती है। एंसेफ्लाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग में सूजन की शिकायत होती है। चांदीपुरा वायरस से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इस उम्र के बच्चों में ही सबसे ज्यादा मृत्यु दर देखी गई है। इस बीमारी के गंभीर मामलों में मृत्यु दर 56% से 75% दिखाई दी है। और चिंता की बात यह है कि अभी तक इस वायरस से लड़ने वाली कोई दवा नहीं बनाई जा सकी है। अब सवाल उठता है कि जब इस वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं बनी तो इलाज कैसे किया जाता है। दरअसल इस बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षणों के हिसाब से ही किया जाता है। शुरुआत में जब पीड़ित बच्चे को फ्लू होता है तो वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से दवा दी जाती है। वहीं बुखार या दिमाग में सूजन होने पर इलाज का तरीका बदल जाता है। यह रोग सैंड फ्लाई नाम के मॉस्किटो से होता है। सैंड फ्लाई जब किसी व्यक्ति को काटती है तो उससे वायरस ट्रांसमिट होता है और इससे रोग। इसके लक्षण में हाई ग्रेड फीवर यानी बहुत 104 या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का फीवर आता है और उसके बाद में डायरिया होता है और फिर कन्वर्जेंस, जिसको हम गुजराती भाषा में खींच कहते हैं, वो आती है। तो जो भी इन पेशेंट हो 0 से 14 वर्ष के बच्चे, उनमें ये लक्षण दिखा है तो उनको तात्कालिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक आरोग्य केंद्र, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज GMERS हिम्मतनगर के वहाँ पर संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही सवाल ये भी कि चांदीपुरा वायरस क्या है और इस वायरस को लेकर इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है। चांदीपुरा वायरस एक RNA वायरस है जो सबसे ज्यादा मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडीज जिम्मेदार हैं। फ्लू और जापानीज इंसेफेलाइटिस के संयुक्त लक्षणों वाला ये वायरस बच्चों को संक्रमित करता है।
साल 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में इससे जुड़ा केस मिला था। नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस की पहचान हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया। इसके बाद इस वायरस को साल 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रिपोर्ट किया गया। फिलहाल इसके मामले राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में भी मिल रहे हैं। जैसे हमारा मलेरिया पीएफ है, ऐसे लक्षण उसमें भी आते हैं। हाई ग्रेड फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर उसमें फ्लू नहीं होता है। हाई ग्रेड फीवर, हाथ पांव टूटना, उल्टी होना, हेडेक होना, बाद में मिर्गी के दौरे, क्योंकि वो पीएफ के जो लक्षण है ना, वो मेनिंजाइटिस कर लेते हैं ब्रेन में जाके, तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं। लेकिन इसके जो फ्लू लाइक जो सिम्टम मिले हैं वो चांदीपुरा वायरस के जो लक्षण से मिलता जुलता है, इसलिए उसका अभी तक उन्होंने चांदीपुरा वायरस का नाम दिया। हालांकि गुजरात के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चांदीपुरा वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि चांदीपुरा वायरस संक्रामक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही इसके 14 मामले सामने आ गए। ऐसे में इस वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वायरस से संक्रमित बच्चे लक्षण दिखने के 48 से 72 घंटों के भीतर ही जान गंवा देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानलेवा वायरस से कैसे बचा जा सकता है। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए मच्छर, मक्खी और कीड़ों से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बच्चों को रात में और सुबह शाम पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं। मच्छरों और कीड़ों से बचने के लिए रात में मॉस्किटो नेट का उपयोग करें। मॉस्किटो रेपेलेंट यानी मच्छर भगाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खिड़की और दरवाजों को भी बंद रखें। इस वायरस से बचने के लिए साफ सफाई और सावधानियां जरूरी हैं। इसके अगर रोकथाम और बचाव की बात करें तो जो सिंपल जो बचाव बुखार के रोकने के लिए है वो ही शुरुआत में करने चाहिए। जिन जिन एरिया में यह फैल रहा है वहाँ पर तुरंत बच्चे को कोई भी ऐसे प्राथमिक सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर के रखें तो तुरंत प्राथमिक नजदीक के कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और जिन भी मक्खी और में से ये मच्छर फैल रहा है उनके लिए जो जंतुजनक दवाएं हैं उनका स्प्रे करना चाहिए। सराउंडिंग्स वाटर कलेक्शन नहीं होने देना चाहिए और सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट को अच्छा रखना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो प्राथमिक सिम्टम्स कुछ भी दिखते हो तो घर पे उसका इलाज करने की जगह पहले दिन ही डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर किसी बच्चे में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द और ऐंठन जैसी प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस बीमारी के चपेट में आने वाले बच्चे के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ती जाती है और माना जा रहा है कि इस स्थिति में ही बच्चों की जान जा रही है। हालांकि संक्रमण की गंभीरता का पता लगाया जा रहा है। ऐसे में जानलेवा चांदीपुरा वायरस से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। साबरकांठा से हितेश सुतरिया, अरावली से हसमुख पटेल के साथ अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों पर लिया है बड़ा फैसला। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। साथ ही सिंघवी ने दावा किया कि सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब नियमित जमानत अर्जी पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ किया कि अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। मुंबई की कलीना में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज में नौकरी के लिए पहुंचे आवेदकों की भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि कंपनी ने करीब 2200 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा था। ऐसे में वहां इसके लिए दूर दूर से युवा पहुंचे थे, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो आवेदकों से सिर्फ रिज्यूमे जमा करवाकर वापस चले जाने को कहा गया। दिल्ली की सड़कों पर खुजली गैंग का आतंक नजर आया। इसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस ने पाउडर गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से जुड़े वीडियो में सामने आया कि लोग भीड़ वाले इलाकों में कारोबारियों पर चलते चलते पाउडर फेंक देते थे, जिससे पीड़ितों को खुजली लग जाती थी या फिर जलन हो जाती थी। इसी दौरान दूसरा चोर चुपके से कारोबारी का बैग उठाकर ले जाता था। कुछ मामले सामने आने के बाद आखिरकार ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि आरोपी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। वहाँ भी ये ऐसी ही वारदात को अंजाम दे चुके हैं।
यूपी के देवरिया में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंची डीएम दिव्या मित्तल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो ये कहती हुई सुनाई दी कि धूप ही तो है, पिघल थोड़े जाएंगे। दरअसल प्रशासन की एक टीम ग्रामीणों के साथ पिडरा पुल का निरीक्षण करने पहुंची थी। इसी दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अरुण कुमार राय बार बार तेज धूप का हवाला देकर डीएम से बैठकर बात करने के लिए आग्रह करते रहे। इस पर डीएम ने कहा कि अरे यार धूप ही तो है, रुको, पिघल थोड़ी जाएंगे। साथ ही ये भी पूछ लिया कि बताओ अभी ये रास्ता बंद तो नहीं होगा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात जो है उस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। अब बताया जा रहा है कि यूपी उपचुनाव को लेकर ये महामंथन हो रहा है। वहीं कल दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आज लखनऊ में सीएम योगी ने मंत्रियों से मुलाकात की और विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन किया। ऐसे में सवाल है कि मुलाकातों और बैठकों का ये दौर यूपी के उपचुनाव को लेकर है या फिर पार्टी के अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। योगी सरकार और पार्टी का गुणागणित समझाने के बाद दिल्ली आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ वापस लौट गए हैं। उन्हें समझा दिया गया है कि पार्टी और सरकार में तालमेल के साथ काम करने में ही सबकी भलाई है। लेकिन लखनऊ लौटकर केशव मौर्य ने एक बार फिर से अपनी पुरानी बात को दोहरा दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। वहीं उनके समर्थन में पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों की आवाजें भी आई। संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए पार्टी चाहिए, पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि विचारधारा को कार्यकर्ता गांव में पहुंचाता है, जड़ उसकी बढ़ाता है, फिर पार्टी खड़ी और बड़ी हो जाती है। तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी चलाता है और पार्टी ही सरकार चलाती है, तो इसमें ये तो सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन दोपहर होते होते केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बयान दिया और कहा कि बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वहीं बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में सत्ता हासिल करने की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, एक ही समय में देखा था। जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं, ये वक्त बताएगा। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया
कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी। समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। इस बीच दिल्ली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 1 घंटे के करीब चली मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात की और लोकसभा चुनाव पर फीडबैक दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बीजेपी दफ्तर में मुलाकात की और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली बुलाया जाना यूपी में सरकार और संगठन में तनाव कम करने की कवायद माना जा रहा है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर कोई मंथन नहीं। यूपी में प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव संभव है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में भी बदलाव संभव है और ये बदलाव 10 सीटों के उपचुनाव के बाद होगा। उधर 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए यूपी में भी मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों से जुड़े प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे। क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 इतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे, मंत्रियों की। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, गार्जियन हम लोग के मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देश लेना होता है, इसलिए दूसरा क्षेत्र के विकास मुद्दे और समाज समस्याओं पर भी चर्चा होती रहती है। और 10 सीटें जो हमारी जो उपचुनाव की हैं उस पर जीत के समीकरण तय करने के लिए था कि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीता था उसी तरीके से रणनीति बना के इसको भी हम लोग जीतेंगे। लोकसभा नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में अंदर ही अंदर खिचड़ी तो पक रही है, जिसे उपचुनाव से पहले हाईकमान को हल करना होगा। फिलहाल राहत की खबर ये है कि यूपी बीजेपी में बदलाव की खबरों पर ब्रेक लग चुका है। हालांकि सियासत का समीकरण कब और कहां बदल जाए ये कहना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई बाइक गोरिल्ला 450 को लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 2,39,000 रुपए रखी गई है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। बिक्री 1 अगस्त से शुरू होगी। कंपनी ने अपनी इस नई बाइक गोरिल्ला 450 को 3 वेरिएंट और 5 कलर ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा है। मैचमेकिंग कंपनी शादी.com ने ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया है। इससे अब शादी.com पर विवाह के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना आसान होगा। साथ ही कंपनी के प्रति ग्राहकों का भरोसा और विश्वास भी मजबूत होगा। टाटा मोटर्स की मच अवेटेड कूप एसयूवी कर्व जल्दी ही लॉन्च होगी। इससे पहले कंपनी ने इसे बाजार में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसे 19 जुलाई को पेश किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की घोषणा अब तक नहीं की है, लेकिन कीमतों की घोषणा इसके पेश किए जाने के साथ ही की जाएगी। माना जा रहा है कि आधिकारिक बुकिंग भी इसी तारीख से शुरू हो सकती है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्राइवेट जॉब में आरक्षण की। सही सुना आपने, कर्नाटक में प्राइवेट सेक्टर में लोकल्स यानी कि राज्य में रहने वाले लोगों को आरक्षण की सुविधा देने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण से जुड़े एक बिल को मंजूरी दी है। इस बिल में प्राइवेट सेक्टर की C और D कैटेगरी की नौकरियों में राज्य के लोगों को 100% आरक्षण देने का प्रावधान है।
बिल के मुताबिक राज्य के लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट से जुड़े जॉब्स में 50% और नॉन मैनेजमेंट जॉब्स में 75% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। बिल में स्थानीय को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि स्थानीय वो है जो कि कर्नाटक में जन्मा हो, 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार कन्नड़ समर्थक है। सरकार की प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। हालांकि कर्नाटक कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद कॉर्पोरेट जगत के कई दिग्गजों ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखकर बिल पर आपत्ति जताई और इसे पक्षपातपूर्ण बताया। कॉर्पोरेट जगत ने आशंका जताई है कि प्राइवेट जॉब में आरक्षण से खासतौर पर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन मोहनदास पाई ने कर्नाटक सरकार के इस बिल को फासिस्ट और असंवैधानिक बताया है और इसे वापस लेने की मांग उठाई है। वहीं बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ ने कहा है कि सरकार को इस बिल के जरिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी टॉप पोजीशन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। इस उच्चाम कर्नाटक के को चेयरमैन आर.के. मिश्रा ने बिल को कम दूरी की सोच वाला बताया और आशंका जताई है कि इसे लागू करने से हर प्राइवेट कंपनी में सरकारी अधिकारी के नियुक्ति से भारतीय और विदेशी कंपनियां जो हैं वो डरेंगी। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि ये बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा और पारित भी कर लिया जाएगा। हालांकि विवाद होने पर सीएम सिद्धारमैया ने बिल पर अपना एक्स पोस्ट डिलीट कर दिया है। यही नहीं, अब इस बिल को कर्नाटक सरकार ने ठंडे बस्ते में भी डाल दिया है और कहा है कि सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी। इस मुद्दे पर हमने बेंगलुरु में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये कॉस्मोपॉलिटन होने के कारण एक्चुअली कन्नडिगा से हम माइनॉरिटी हैं सिटी में, तो ये मैं फील करता हूँ कि अच्छा मूव है। कन्नडिगास को वो प्रायोरिटी मिलना चाहिए। मैं एक गवर्नमेंट को मूव को वेलकम करता हूँ। सब लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जहाँ पे जो आ रहा है, क्योंकि हर जगह हर स्टेट का वही रूल है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो एवरीवन आर वेलकम, कि सब लोगों को वहाँ पे इजाज़त दी हुई है कि वहाँ पे काम करने की, तो यहाँ पे भी सभी को काम करना चाहिए। Now is my hometown time, so we also seek some, we also look forward to have some facilities for non-Kannadigas people, because now I think after ग्लोबलाइजेशन ये बहुत जरूरी है कि हर इंसान को पहचान मिले और पहचान के साथ उसका राइट टू वोट। व्हेन वी वोट हियर फॉर एनी गवर्नमेंट, सो वी शुड गेट एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटी। जो भी मेरिट के ऊपर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बेंगलुरु हैज डेवलप्ड इसीलिए कि यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, टैलेंट मशरूम्स हियर। तो मेरी राय है लैंग्वेज या कास्ट क्रीड के अलावा आपको एक आदमी की कॉम्पिटेंस पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि यू गेट द बेस्ट ऑफ टैलेंट एंड द लोकल्स हु आर इक्वली क्वालिफाइड शुड आल्सो बी गिवन अ चांस, एंड इट आल्सो गिव्स द लोकल्स अ चांस टू अपग्रेड देमसेल्व्स एंड बी वर्ल्ड क्लास। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे प्रयागराज के मूक बधिर स्कूल में चल रहे खास ट्रेनिंग कैंप की, जिसमें उन बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं जो बोल या सुन नहीं सकते। साथ ही इन्हें गुड टच और बैड टच को लेकर भी जानकारी दी जा रही है, ताकि मूक बधिर बच्चे अपनी रक्षा खुद करने के लिए सक्षम हो सकें। तस्वीरें देखकर इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आम बच्चों से थोड़े अलग हैं, क्योंकि ये हमारी आपकी तरह न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। इन्हें कुछ भी बताने या समझाने के लिए साइन लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ रहा है। सोचिए, ऐसे में जब ये कभी किसी मुसीबत में होंगे तब इनके लिए कितना मुश्किल होगा किसी को अपनी परेशानी बता पाना, अपनी रक्षा करना। ऐसे में इनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयागराज के जॉर्ज टाउन मूक बधिर स्कूल में एक नई शुरुआत हुई है। यहाँ इन बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देने के साथ साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि मुश्किल वक्त में ये अपनी रक्षा खुद कर सकें। कहकर अपनी तकलीफ को या अपनी कोई दिक्कत को बता नहीं सकती, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आत्मरक्षा करना खुद की सीखें और समाज में कंधे से कंधा मिलाकर बिना डरे जा सके, आ सके, किसी तरीके की उनको चिंता ना हो।
तो इसलिए उनके अंदर के इस आत्मविश्वास को बाहर निकालने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि आपका गुड टच बैड टच की उनको जानकारी देने के लिए कि आपको कब ये महसूस हो जाना चाहिए कि किसका टच गुड है, किसका टच बैड है, वो कैसे समझेंगी, ये सारी चीजों की जानकारी पूरी तरीके से उनको दी जा रही है। और 1 साल में उनको इतना समझा दिया जाएगा अच्छी तरीके से, इसके साथ उनको आत्मरक्षा करना भी सिखा दिया जाएगा। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में बने इस मूक बधिर स्कूल में रोटरी क्लब मिड टाउन और रेड बेल्ट अकादमी की तरफ से इन बच्चों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, जो पूरे 1 साल तक चलेगा, ताकि हर बच्चा इसे बेहतर ढंग से सीख पाए। आजकल समाज में बाहर ये देखा जा रहा है कि सामान्य पुरुष हो, महिला हो, बालक हो, बालिकाएं हो, उनके लिए आत्म सुरक्षा की बहुत ही आवश्यकता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है कि जो हम श्रवण विकलांग बच्चों को, बच्चियों को ये ट्रेनिंग दिलाना चाह रहे थे। ये दिमाग में बहुत पहले से था, परंतु अब जाकर ये सफलता मिली है कि हम इन बच्चों को स्वयं की सहायता करने में, अपनी सुरक्षा करने के लिए उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये भले ही बोल या सुन नहीं सकते, लेकिन आत्मरक्षा की जरूरत तो सबको महसूस होती है। लिहाजा ये इस ट्रेनिंग कैंप में बड़े उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं ताकि मुश्किल वक्त में ये अपनी रक्षा खुद कर सकें। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार एक बार फिर कल यानी कि 18 जुलाई को खोला जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त भी तय कर दिया गया है। इसे सुबह 9:28 पर खोला जाएगा। इसके बाद दोपहर 12:28 तक कमेटी के सदस्य भीतर भंडार गृह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान संदूकों को मंदिर के अंदर ही एक तय स्थान पर रखा जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार एक बार फिर 18 जुलाई को खोला जाएगा। देश भर की निगाहें भगवान के रत्न भंडार पर लगी हैं। श्रद्धा और आस्था के बीच लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। भगवान के रत्न भंडार से जुड़ी किंवदंतियां भी लोगों की जिज्ञासा की बड़ी वजह है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड्स में भंडार के भीतर हीरे जवाहरात से जुड़े आभूषणों के होने का जिक्र किया गया है। इसका खुलासा अब जल्द होगा। इससे पहले 14 जुलाई को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद रत्न भंडार के ताले खोले गए और इस विशेष कार्य के लिए सरकार की ओर से बनाई गई समिति के सदस्यों ने अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया। रत्न भंडार खुल चुका है। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड SOP है, जो मार्गदर्शिका है, उसी के हिसाब से बाहर रत्न भंडार जो है, वहाँ जो डिफरेंट रिचुअल्स के लिए जो रहता है स्वर्ण अलंकार वहीं रहता है। उसको हम लोगों ने टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर चुके हैं और उसको लॉक भी हो चुका है और मजिस्ट्रेट के सामने। और जो जो सेवायत वहाँ रहना चाहिए, भंडार मेकअप, श्री गजपति महाराज जी के प्रतिनिधि और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि, वो हो चुका है। जो भीतर रत्न भंडार है उसका पहले नहीं खुला था, 1978 में पहले खुला था और उसके बाद परसों खुला है 14 जुलाई को। और उसका जो लॉक था, उसको जो चाबी था ट्रेजरी में, उससे खुला नहीं। तो गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड गाइडलाइंस है या SOP है, उसी के हिसाब से, क्योंकि वो खुला नहीं पुरानी चाबी से, तो उसको हम लोगों को तोड़ना पड़ा मजिस्ट्रेट के सामने और वीडियोग्राफी भी कराया गया। हालांकि भीतरी भंडार के ताले चाबियों से जब नहीं खुले तो उन्हें तोड़ दिया गया, लेकिन समय की कमी के कारण वहां मौजूद बॉक्स, अलमारी और संदूक नहीं खोले जा सके, जिसे कल खोला जाएगा। अंदर वाला जो रत्न भंडार है, इसमें ASI उसका रिपेयरिंग का काम रखेगा 5-7 दिन का। तो उसके बाद फिर अंदर ये सामान पूरा शिफ्ट हो जाएगा और अंदर ही उसका गिनती शुरू होगा। मतलब गिनती, मतलब हमारा जो प्लान है 78 में, उसका नंबर्स कितना, कौन सी अलंकार का, मतलब कौन सी ऑर्नामेंट का कितना नंबर है, ये एक डाटाबेस बन चुका है। दैट विल बी द रेफरेंस डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या करेंगे, उसका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी। इसे लेकर रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम भी रत्न भंडार में पहुंचेगी।
46 सालों से बंद पड़े रत्न भंडार के भीतर भंडार को जब खोला गया तो उसके भीतर रत्नों और आभूषणों से भरे 12 बक्से और एक अलमारी पाई गई। और 46 साल पहले जब इस भीतर भंडार की सूची यानी इन्वेंटरी बनाई गई थी तो इसमें जो रत्न हैं, जो अनमोल रत्न हैं, उनकी डिटेल नहीं बनाई गई थी। लेकिन इस बार भीतर भंडार में जो रत्न हैं, विशेष करके जो अनमोल बेशकीमती जेम स्टोन हैं, उनकी डिटेल इन्वेंटरी बनाई जाएगी। और इसके लिए एक विशेषज्ञ टीम रिजर्व बैंक की ओर से आ रही है और इस रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम में जेम स्टोन और ज्वेलरी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अब कल यानी 18 जुलाई को सुबह 9:28 के शुभ मुहूर्त से दोपहर 12:28 तक कमेटी के सदस्य भीतर भंडार में जाकर रत्नों से भरे संदूकों को मंदिर के अंदर ही एक तय स्थान पर रखेंगे। रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से में मौजूद खजाने को लेकर जल्द खुलासा होगा। लिहाजा अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान जगन्नाथ के इस भंडार के अनमोल रत्नों के बारे में पुख्ता जानकारी सार्वजनिक होगी और लोग इसके दर्शन कर सकेंगे। अनुपम मिश्रा, पुरी, गुड न्यूज टुडे। रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल ये दोनों पहुंचे वृंदावन। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन को लेकर होने वाली चयनकर्ताओं की बैठक गुरुवार तक टल गई। हालांकि खबर है कि सूर्य कुमार यादव भारतीय T20 टीम के कप्तान बन सकते हैं। इससे पहले हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका दौरे में वनडे सीरीज से ब्रेक मांगा था। टेनेट्री गोल्फ चैंपियंस लीग के दूसरे सीजन का आयोजन बेंगलुरु में 2 से 7 सितंबर तक होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। बताया गया कि इस बार का आयोजन कुछ खास होगा। टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान फैंस के बीच उनकी सेल्फी लेने की होड़ मच गई। खबर है कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्नी मोरकल को सपोर्ट स्टाफ में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन बोर्ड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मोरकल पाकिस्तान टीम के गेंदबाजी कोच भी रह चुके हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जेम्स एंडरसन अब रिटायरमेंट के बाद एक नई जिम्मेदारी में नजर आएंगे। दरअसल इन्हें इंग्लैंड की गेंदबाजी मेंटोर के रूप में शामिल किया गया है। वो अभी वेस्टइंडीज के साथ खेली जा रही सीरीज में ही ये भूमिका निभाएंगे। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से नॉटिंघम में खेला जाएगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।